नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मोती उत्पादन कर किसान होंगे मालामाल। धान की फसल में करें समय रहते कीटों का नियंत्रण। किसान भाइयों, अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों की आय कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मोती उत्पादन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि मोती की मांग इन दिनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक है, इसलिए इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको मोती उत्पादन करने से पहले प्रशिक्षण लेना होगा और कुछ तकनीकी बातों को सीखना होगा। आज हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से मिलवाने वाले हैं, जो आपको मोती उत्पादन की तकनीक के बारे में बताएंगे। तो देखें और लाभ उठाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोती एक चमकीला और कठोर बहुमूल्य रत्न है, जिसे हम प्राचीन काल से आभूषण और सजावट की चीज़ों में प्रयोग करते आ रहे हैं। मोती प्राकृतिक रूप से तब बनता है जब कोई बाहरी कण सीपी के अंदर चला जाता है, परंतु आज के दिन में मोती जो है एक खेती का रूप ले लिया है। हमारे देश में मोती उत्पादन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम दूसरे देश के निर्यात पे निर्भर रहते हैं। कृषि से अपनी आय किसान तभी बढ़ा पाएंगे जब कुछ अलग करेंगे। कृषि आधारित कई ऐसे व्यवसाय हैं जिससे आज किसान सफलता की ऊंचाई छू रहे हैं। मोती का उत्पादन भी आज कई किसान कर रहे हैं। ये कार्य बहुत कम एरिया में थोड़ी पूंजी से किया जा सकता है। मोती उत्पादन के लिए ट्रेनिंग पहले जरूर ले लें। ट्रेनिंग लेकर अगर मोती की खेती करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के मोती का उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इसकी खेती कम लागत में एवं कम मेहनत में और अधिक आमदनी हम इससे कमा सकते हैं, परंतु इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत होती है, जिनमें से सबसे पहले है तालाब की तैयारी। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है सीपी की तैयारी, तीसरा है सीपी का ऑपरेशन और चौथा है सीपी का रखरखाव। इसे तैयार होने में लगभग 8 से 14 महीने का समय लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट से मोती का क्रिस्टल तैयार होता है। मोती के उत्पादन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। तालाब की तैयारी की बात करें तो मोती की खेती के लिए हमें छोटे तालाब एवं सीमेंटेड टैंक की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें 3 से 4 फीट पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें जो है सीपी को एकत्रित कर सकते हैं। सीपी के जो है बड़ी आसानी से हमको नदियों में, पोखर में या तालाबों से या झील से या आजकल बाज़ारों में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ से हमें एकत्रित कर लेना चाहिए। सीपी एकत्रित करने के बाद में हमें जो है टैंक में या तालाब में रख देना चाहिए 4 से 5 दिन के लिए, जिसमें उसके अंदर अगर कोई गंदगी होती है तो उसको वो निकाल देता है, जो कि एक सीपी जो होता है एक फिल्टर फीडिंग प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद हमें जो है रखने के बाद हमें जो है सीपी के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेशन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है इसकी खेती और तथा ऑपरेशन का जो उपयुक्त समय होता है ये होता है अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है। ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम सीपी लेंगे और उसका जो मुंह है उसको खोलेंगे स्पैचुला से की मदद से, और उसमें एक लकड़ी का प्लग लगा देंगे जिससे कि उसका मुंह खुला रहे। और मुंह खोलने के बाद में हम स्पैचुला की मदद से, कुछ छोटे औजार आते हैं उनकी मदद से हम उसका जो मेंटल कैविटी होता है उसको खोलते हैं, और उसमें जो है एक कोई छोटा सा कण, वो पत्थर का भी हो सकता है या किसी विशेष आकार का भी हम दे सकते हैं, उस कण को उसमें हम विस्थापित कर देते हैं सीपी के दोनों साइड में। विस्थापित करने के बाद में हम सीपी को जो है
सावधानी के साथ उसका प्लग निकाल देते हैं और उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद हम जालीदार नायलॉन के बैग में रख करके और किसी पीवीसी पाइप या जो है कोई लकड़ी की सहायता से उसी टैंक में जो हम पहले से तैयार करके रखे हैं या तालाब में उसको लटका देते हैं। और उसके बाद हमें जो है 10 दिन तक उसकी निगरानी करनी पड़ती है। उसमें हम ये देखते रहते हैं कि किसी सीपी की मृत्यु तो नहीं हुई है। अगर किसी सीपी की मृत्यु होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस मृत सीपी को जो है टैंक से निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसके बाद हमें जो है जब इसमें हम 10 दिन हो जाता है, जैसे हम इसमें ऑपरेशन के बाद कोई कर डालते हैं तो सीपी पहले उसको निकालने का कोशिश करता है बाहर ने, परंतु जब वो नहीं निकाल पाता है तो सीपी उसमें जो है एक रसायन को छोड़ता है, जो तरल रसायन होता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में नेक्रे बोलते हैं या मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, जो कि जो कण हमने उसमें पहले से विस्थापित करके रखा उसके ऊपर उसको सीपी चढ़ा देता है और इसकी परत चढ़ाता रहता है। तब जो रसायन होता है ये चमकीला द्रव्य होता है, जिसकी वजह से क्या है, चमक आती। और ये तब तक चढ़ाता है जब तक ये उसमें कोई समस्या ना हो सीपी में। इसके बाद करीब 8 से 14 महीने के पालन के बाद सीपी का जो बाहरी कवर है उसमें हल्का जो है सिल्वर रंग का हो जाएगा, जिससे हम पहचान जाएंगे अब इसमें जो है मोती बन गया होगा। तो करीब 8 से 14 महीने की खेती के 8 से 14 महीना की इस पालन के बाद जो है इसमें सीपी मोती बन जाता है और फिर उसको हम काट करके निकाल सकते हैं। सीपी का जो कवच होता है उसको हम लोग क्रश करके और कैल्शियम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम बेच सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी आमदनी और लागत की हम बात करें किसान भाइयों को, तो इसमें जो लागत होता है प्रति सीपी जो खर्च आता है उसमें लगभग 50 से 60 रुपये आता है। इसके बाद अगर हम उसके बाज़ार मूल्य देखें तो प्रति मोती का जो मूल्य होता है वो हम 400 से 450 रुपये बड़ी आसानी से जो है बेच सकते हैं। इस प्रकार से हमारे किसान बंधु यदि 500 सीपी से शुरुआत करते हैं तो उसमें लगभग 25,000 का खर्चा आएगा किसान भाइयों को, और इस 500 सीपी में से लगभग 50% जो है मृत्यु दर हो सकती है, जिनमें से 400 450 या 400 के आसपास हमारे पास बचेंगे। और इस हिसाब से अगर हम उसका जो है मुनाफा निकालें तो लगभग एक साल में हम जो है 500 सीपी से लाख से सवा लाख रुपए तक जो है आमदनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। धान खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन धान की फसल को नुकसान पहुंचाने में कीटों की भूमिका अधिक है। अगर समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आप किस तरह से करें कीटों का समन्वित नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रजापति से। आज जो है हम धान की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लगभग जो है हमारी धान की फसल जो है 80 से 90 दिन की हो गई है, हाइब्रिड की धानें, और वह गम्बोट की अवस्था में है, जिसको हम बुटिंग की अवस्था बोलते हैं। कुछ किसानों के यहाँ जो है पैनिकल इनिशिएशन की भी अवस्था आ चुकी है। तो चूँकि किसान भाइयों अभी मुख्य रूप से हमें सूचना मिल रही है कि तना छेदक कीट जो है मुख्य रूप से धान में देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए आप पहचान सकते हैं कि जो लार्वा होता है
या हम शुरुआत से अगर बताएं तो इसकी जो मादा कीट होती है वह समूह में जो है अंडे पत्तियों पर देते हैं जो गुच्छे के रूप में होते हैं। इसके ऊपर जो है हेयर बालनुमा संरचना होती है, तो यह इसकी पहचान है। और इसके बाद लार्वा निकलता है। यह लार्वा जो होता है पौधे का मुख्य तना जो होता है उसके जो पत्ती सीट होती है, ऊतक होते हैं, कोमल ऊतक जो होते हैं उसको तने के अंदर का खुरच खुरच कर खाते रहते हैं, जिसके कारण जो होता है मुख्य तना जो है सूख जाता है, डेड हार्ट जिसको बोला जाता है, और आप जब खींचेंगे तो बहुत आसानी से यह खिंच जाता है। अगर आप इन्फ्लोरेसेंस की अवस्था में है, मतलब फूल बनने की अवस्था है, दाना भरने की अवस्था में है, तो इसके कारण क्या होता है दाने जो है पूर्ण रूप से जो है मुख्य तने में नहीं भर पाते, जिसके कारण उत्पादकता कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब भी आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से जो होता है उसमें नीम की खली जो होती है आप 150 किलो या 1.5 कुंटल जो होता है आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव करें। इसके अलावा जो खेत के मेड़ होते हैं उसको निश्चित रूप से उस पर जो खरपतवार होते हैं आप उसको साफ सफाई करें, उसको काट पीट के हटा दें। ट्राइकोग्रामा उसका जो है 1 लाख जो होते हैं परजीवी को जो होता है 15 दिन के अंतराल में जो है 5 से 6 दिन 15 दिनों के अंतराल में 5 से 6 बार जो होता है फसल उत्पादन में अगर उपयोग करते हैं तो इसकी संख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो होता है हम अगर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है उसकी 2 से 3 लीटर मात्रा को जो होता है 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं, इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप के प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। रासायनिक कीटनाशक के अंतर्गत जो होता है जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है 250 ग्राम मात्रा जो है 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है जिसका 150 ml मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीट ग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं, इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मुख्य रूप से जो दाने भरने की अवस्था में या दाने जब भर रहे हैं तो मुख्य रूप से लगने वाले कीट जो है वो गंदी भग है जो किसानों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो गंदी भग का आप पहचान सकते हैं। कीट जो होता है दाने जब भरते हैं तो उसके रस को चूस लेते हैं जिसके कारण दाना जो है पूर्ण रूप से बालियों में भर नहीं पाता है और बालियां चाफी हो जाती है, मतलब दाने रहित हो जाती हैं। तो इस और दूसरी आप देखेंगे यह कीट के कारण क्या होता है, कीट महकता भी, तो यह भी एक आसान तरीका होता है पहचान का। तो उसके लिए जो है आप फिप्रोनिल नामक दवा जो होती है 0.3 ग्राम की जो होती है उसकी 25 kg मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आपको भुरकाव करना होता है। या क्लोरपायरेफोस का भी दस्ट होता है, मतलब पाउडर रूप में आता है, जिसका भी जो है आप 25 से 30 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप रेत में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से दूसरा जो कीट होता है वह है केसवम। केसवम जो होता है हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें देखेंगे कि जो इसके लार्वा होते हैं वो जो पत्तियों को गोल रूप से काट देते हैं जिसके कारण पत्तियां जो होती हैं पानी में तैरते रहती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है आप अगर पानी को खोल देते हैं, आपके पास अगर सिंचाई की सुविधा है तो इसके लार्वा पानी के तैर के साथ बाहर निकल जाएंगे और मेड़ को बंद कर दें। उसमें जो है 30 से 40 kg रेत में जो है 5 किलो जो है केरोसिन मिट्टी का तेल मिलाकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो यह एक बहुत आसान तरीका है। दूसरा जो होता है
आप मेड़ के दोनों तरफ जो है 2 व्यक्ति रस्सी पकड़कर जो है पौधे के ऊपर से अगर चलाते हैं तो इसके लार्वा जो पानी में गिर जाएंगे और पानी, जैसा मैं आपको बताया कि खोल देंगे तो पानी पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अगर 1 हफ्ते के अंतराल पे आप अगर छिड़काव करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम इन कीटनाशकों का कीट का जो है नियंत्रण कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। गाजर का नाम सुनते ही दिमाग में स्वादिष्ट, जायकेदार और लाल रंग का गाजर का हलवा छप जाता है। फिलहाल अभी गाजर की बुआई का समय चल रहा है, तो इसकी पैदावार लेने के लिए आप गाजर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन पहलुओं को अपनाएं, इसके बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव से। खरीफ के सीज़न में काफ़ी मात्रा में नुकसान हमारी फसलों को हुआ है। पानी की अधिकता के कारण अतिवृष्टि की स्थिति है और लगभग सभी फसलों पे इसका असर है। गाजर हमारे यहाँ के जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छी सब्जी है और इसका क्रेज भी काफ़ी हमारे घरों में है। काफ़ी अच्छे रेट्स इसके मिलते हैं जब बाज़ार में आती है। गाजर को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उचित जल निकास वाली भूरी भूरी रेतीली दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। इसके लिए सर्वोत्तम पीएच 6.5 या इसके आसपास माना गया है। और इसको तैयार करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। जो अपन खेती करते हैं वैसे सिस्टम से पहले हम खेत को तैयार कर लें, प्लाऊ चला लें 1-2 बार, पाटा चला लें, समतल कर लें, खेत की अच्छे से भुरभुरी कर लें, तैयारी कर लें और इसके अंदर FIM अच्छे से मिला दें। लगभग 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से आप अच्छे से मिला दें, जिससे कि जीवांश पदार्थ जो हैं वो हमारे पौधों को मिल सके और हमारी फसल अच्छी मिले। इसमें यह ध्यान रखें कि जो भी हमने गोबर की खाद का उपयोग किया है वो अच्छे भली प्रकार से डिकम्पोज्ड हो, अच्छे से सड़ा हो। किसान भाइयों, गाजर की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 217 किलो यूरिया, 438 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 117 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। जहाँ तक गाजर की वैरायटियों का सवाल है, विशेषकर हमारे क्षेत्र के लिए जो रिकमेंडेड है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। कुछ यूरोपियन वैरायटियाँ हैं, कुछ देसी वैरायटियाँ हैं जिनका आप उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। जिसमें जो ख़ास चलने वाली वैरायटियाँ हैं जैसे PC34 है, इसके लाल रंग की वैरायटी के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा पंजाब ब्लैक ब्यूटी है जिसका भी कलर बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा एक पंजाब कैरेट रेड वैरायटी है जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है और इसका सर्वाधिक उत्पादन हमारे किसान भाइयों ने लिया है, लगभग 230 क्विंटल प्रति एकड़ तक, और हमारे क्षेत्र में काफ़ी सक्सेसफुल है। लोकप्रिय वैरायटियों में इसका नाम है।
इसके अलावा किसान भाइयों गाजर की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं 90 पूसा, मेघाली पूसा, रुधिर पूसा, आंशिता पूसा, केसर पूसा, यमदग्नि, चैटनी इत्यादि। तो किसान भाइयों आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज इसमें बहुत कम लगता है, पर एकड़ 4 से 5 किलो जो है वो आपका बीज इसके अंदर यूज होता है। लेकिन बीज को अगर आप लगभग 24 घंटे पानी में अच्छे से गला लें तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है, वो जर्मिनेशन परसेंटेज इसका बढ़ जाता है। और सीड ट्रीटमेंट अपन इसका कर सकते हैं जैविक साधनों से भी और केमिकल साधनों से भी, जिससे कि हम सीड बर्न जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं जो आगे चल के नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें, बीजोपचार ज़रूर करें। गाजर की बुआई 2 तरीकों से की जाती है, जिसमें पहली है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ें बना ली जाती हैं। इस मेड़ों पर बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है, जिसमें पौधों से पौधों की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यहाँ तक मौसम का सवाल है तो सबसे बढ़िया तो अगस्त से सितंबर है गाजर लगाने के लिए, और आइडियल अपन इसको अक्टूबर तक मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में भी लगाई जाती है, तो मौसम भी अभी हमारा इसके अनुकूल है, जिसमें हम गाजर को मतलब खेत में लगा सकते हैं। जहाँ तक बोने का सवाल है, बोने का तरीका हम डिबलिंग के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं, छिड़काव विधि ब्रॉडकास्ट के द्वारा लगा सकते हैं, और बीज आपका लगभग 1.5 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर जाए उस हिसाब से आपको इसको लगाना है। 1.5 सेंटीमीटर आपको यो गहराई तक बीज को लगाना चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा आता है। और इसे भगो कर सीड ट्रीटमेंट आपको करना है, जिससे जर्मिनेशन अच्छा हो। गाजर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडामिथालिन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के बाद गाजर की खड़ी फसल में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। और इसको लगाने के बाद इरिगेशन एक महत्वपूर्ण है। अगर पानी गिरता है तो उस हिसाब से आप मैनेज करें, लेकिन फिर भी हर 15 दिन में पानी की व्यवस्था आपके पास होना चाहिए कि हम हर 10 से 15 दिन में इसको पानी की व्यवस्था कर सकें। ज़मीन के अंदर फैलने वाली कंदमूल वाली फसल है, इसको फैलने फलने के लिए नमी की काफ़ी विशेष आवश्यकता होती है। आगे की जो प्लांट प्रोटेक्शन का सवाल है उसके लिए हम आपसे आगे फिर भेंट वार्ता करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शासनी जिला मंदसौर के संगम कुमार ने। आपने मिर्च की फसल में उल्टा सूखा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो कि मिर्च में एक लगने वाला एक फफूंद जनित रोग है, और ये क्लोटोट्राइकम कैप्सेसी द्वारा इसका फैलाव होता है। श्यामवर रोग, यह रोग कोलाट्रोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। मिर्च का यह बहुत महत्वपूर्ण रोग है, जिसका प्रभाव पत्तियों के साथ साथ फलों पर भी पड़ता है। संक्रमित फलों की बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। इस रोग में पौधों का ऊपरी भाग सूखने लगता है। यह प्रभावित पौधों की सभी शाखाओं पर भी हो सकता है। इन सूखे हुए भाग की सभी पत्तियां सूखकर गिर जाती है। इस अवस्था को हाई बैक कहते हैं। सूखी हुई शाखाओं पर काले काले बिंदु नुमा रोगजनक की संरचनाएं बनती हैं। अब सबसे रही बात की जो है ये बीमारी हर साल आती है, तो आपको सबसे पहले है कि सही बीज, स्वस्थ बीज का चुनाव करना है।
दूसरी बात है कि बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार के लिए आपको दवा बताए कि कार्बेंडाजिम और प्लस या कार्बोक्जिन, ये दोनों में से कोई दवा उसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसको उपचार कर लेते हैं। उपचार करने के बाद ही उसको लगाएं। अब जब रही की बात, जब बीमारियां जब आना शुरू हुई तो जब पत्तियों पर ही इसके लक्षण दिखाई पड़े, उस समय आपको जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, जिसमें कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब दोनों दवा रहती है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करते हैं तो इस फफूंद जनित रोग से काफ़ी हद तक बचा सकता है। बहुत सारी दवा जो है आप कार्बेंडाजिम में डाल सकते हैं और मैनकोजेब भी अलग अलग से डाल सकते हैं, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा प्रभावी इसका उपाय करना है तो मैंने जो दवा बताई, जो मिश्रित दवा है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसको घोल बनाकर उसको जो है आप स्प्रे करेंगे और कालांतर में 15 दिन के बाद स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपका जो है इसका प्रकोप से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।